रो रही है कि कुछ हो गया है? नहीं, किसी का याद आ रहा होगा तो भी अलग बात है। अबे आता है कभी कभी ऐसे, क्या कर सकते हैं यार। कैसे बेटा यामिनी, कब छोड़ गए? अब तू ऐसे मेरे को श्राप देगी यार। मेरा 1.5 लाख का मोबाइल गिरा दिया। 3 इडियट टाइप का मेरे को फीलिंग आया। अरे आई आई आई, तुम लोग अचानक से एक दिन आते हुए है। देखो, आप लोगों को समझना है थोड़ा सा कि जो भी सब्जेक्ट चल रहा है इसका एक ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप में आपको ऐड होना है। जिसका जो सब्जेक्ट है, फिर बाद में मैं वेरीफाई कर लूंगा। ऐसा नहीं है कि किसको मतलब कि सर मैं जुड़ू कि नहीं जुड़ू, कई लोगों को रहता है ना सर। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, आपका एक सीक्वेंस से नोट्स आपको समझ में आएगा। अभी एक कॉमन ग्रुप है, उसमें छत्तीसगढ़ का भी, उसमें पॉलिटी का भी, उसमें ज्योग्राफी का भी, उसमें मैथ्स का भी। ऐसा अगर आपको सब्जेक्ट का कंटेंट मिल रहा है तो हौच पौच हो रहा है, तो सेपरेशन हो जाएगा उसमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ का एक बैच बना तो उसमें छत्तीसगढ़ के पूरे नोट्स, ठीक, पूरा वीडियो, नोट्स, क्वेश्चन का सेट, या जितने भी आपका करंट अफेयर रिलेटेड जो भी कंटेंट है सब आपको एक टॉपिक वाइज मिलेगा। तो हर एक सब्जेक्ट का मैं ग्रुप बनाऊंगा। ये मत बोला कि सर मल्टीपल ग्रुप बना रहे हो, फिर मेरे को सब दिक्कत हो रहा है सर, 5 ग्रुप थोड़ी चलाऊंगा। नहीं आता भाई, टोटल 35 सब्जेक्ट भी है तो 35 तो ग्रुप बनाना पड़ेगा। उसमें क्या बेनिफिट होगा बेटा कि आपको कभी भी मान लो कोई टॉपिक सर्च करना है तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। अभी जैसे मान लीजिए कल मैं आपको पॉलिटी का 5 से 6 नोट्स दिया तो उसमें लिख दिया नोट्स 1, नोट्स 2, नोट्स 3, नोट्स 4, नोट्स 5। ठीक है, अभी सेकेंड क्लास पॉलिटी का करेंगे। ठीक है, तो वहां से जो शुरू होगा वो सीक्वेंस से रहे। छत्तीसगढ़ है, जैसे मान लीजिए आप बड़ौदा बाजार पढ़े, महासमुंद पढ़े, तो टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिल जाए। दूसरा चीज, जैसे तमिलनाडु पढ़ाया पिछले क्लास में, वैसा नोट्स जैसे केरल का है कल बनाया। ठीक है, तो जो भी चीज मैं आपको लिखाता हूं या बोलता हूं वो पूरा मैं नोट्स में लिख दिया। जैसे मैं बोल रहा हूं तमिलनाडु का शाब्दिक अर्थ बताया था, शाब्दिक गठन कब हुआ, प्राचीन नाम क्या है, दुनियादारी, राजधानी, यहाँ की भाषा, यहाँ का नृत्य। क्लियर, नेशनल हाईवे पर स्थित शहर, पर्वत, पठार, सब लिख दिया। तो कोई भी बच्चे को किसी भी प्रकार से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सारा नोट्स पूरा टॉपिक वाइज आपको दे दूंगा। इसको प्रिंटेड फॉर्म में देता पर उसका एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, फिर तुम बोलोगे सर इतना इतना फीस देते हो आप, तो इसलिए आपको सॉफ्ट कॉपी दे रहा हूं। आपकी इच्छा है तो आप प्रिंट करा लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एकदम ऑथेंटिक नोट्स रहेगा। समझ गया बात? ठीक। तीसरा चीज ये कि कुछ बच्चे ऐसे हैं यहाँ जो पीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे या किसी भी कोर्स में रजिस्टर है और उसके साथ कंप्यूटर की क्लास भी वो ज्वाइन किए हुए हैं, अदर वो डीसीए है, अदर पीजीडीसीए है, अदर कोई भी सब्जेक्ट। तो उन बच्चों को पैनिक नहीं होना है, उनका होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। अभी ना तो पीजीडीसीए की क्लास शुरू हुई है, ना तो डीसीए की क्लास शुरू हुई है, ना तो बीसीए की। वो आफ्टर जुलाई शुरू होगा या फिर मिड अगस्त में शुरू होगा। अभी इसलिए अभी कहाँ कॉलेज खुला है, तो फिर तुमको उसके लिए पैनिक होने का जरूरत ही नहीं। कई बच्चे के माइंड में आ रहा है कि उधर कंप्यूटर भी चल रहा है, इधर मेरा पीएससी भी चल रहा है, मेरा कंप्यूटर छूट जा रहा है। कभी कंप्यूटर शुरू ही नहीं हुआ है भैया। पिछले साल 54 बच्चे थे पीजीडीसी में, 54-55 जितने बच्चे थे, समझ में। अभी तो एडमिशन शुरू ही नहीं, अभी तो रिजल्ट नहीं आया पिछले का जितना ग्रेजुएशन का रिजल्ट थोड़ी आया, ग्रेजुएशन का या अदर कोर्सेज का रिजल्ट नहीं आया, तो अभी एडमिशन ही नहीं शुरू हुआ। अभी 1 महीना एडमिशन चलेगा, उसके बाद कंप्यूटर शुरू होगा। हाँ, हम आपको अलाउ करते हैं प्रैक्टिकल के लिए, जैसे कुछ बच्चे कभी कभी करते हैं, तो प्रैक्टिकल वो बैठ के कर सकते हैं, वो उनकी इच्छा है ना। ठीक है, तो कंप्यूटर वाले जितने भी बच्चे हैं वो लोग पैनिक नहीं होंगे। ठीक है, कल 4 वीडियो आपको लिंक भेजा हूं। ठीक है, वो ऐप में डल जाएगा आज, पर उसको एक्सेस करने के लिए मैं आपको यूट्यूब में दे दिया हूं। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में तमिलनाडु पढ़ा है, कल तमिलनाडु का वीडियो आपको मैं भेज दिया हूं बेटा,
लिंक पे देखिएगा, ग्रुप पे, है ना। आज हमको पढ़ना है केरल के बारे में। क्या पढ़ना है? केरल। लिखना नहीं भी है ना। केरल, केरल का शाब्दिक अर्थ, द बेसिक मीनिंग ऑफ केरल, केरल का शाब्दिक अर्थ होता है लैंड ऑफ पाम ट्री, लैंड ऑफ पाम, नारियल व ताड़ की भूमि, नारियल व ताड़ की भूमि। चूंकि ये केरल है बेटा, और केरल से लगा हुआ ये अरेबियन सी है, अरब सागर है, अरब सागर लगा हुआ है। मैं आपको बताया हूं ना पिछली क्लास में, पिछली क्लास में मैं आपको बताया हूं डियर कि ये वाला हिस्सा अरब सागर है, अरेबियन सी है। ये वाला हिस्सा आपका बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और नीचे में आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन है। हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है। तो ये अरब सागर में स्थित राज्य है केरल। ये आपका तमिलनाडु, ये केरल। तो केरल हमारा अरब सागर से लगा हुआ है। जब कोई राज्य समुद्र के साथ अपनी सीमा का साझा करता है तो उस राज्य को हम लोग राज्य के तटीय क्षेत्र के रूप में देखते हैं, कोस्टल एरिया को देखते हैं। और केरल के कोस्टल एरिया को बताया था मालाबार तट कहते हैं, मालाबार कोस्टल एरिया, मालाबार कोस्टल एरिया। इसके समुद्री तट को कोरोमंडल तट, क्या बताया था? कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल कोस्टल एरिया, मालाबार कोस्टल एरिया। अभी हम केरल की बात करें, केरल के समुद्री तट को क्या कहते हैं? मालाबार। केरल के समुद्री तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। तो मालाबार तट है बेटा, मालाबार कोस्टल एरिया है, मालाबार कोस्टल एरिया, मालाबार समुद्री तट। केरल के कोस्टल एरिया को मालाबार तट, पहला नाम मैं बोला इसका शाब्दिक अर्थ, बेसिक मीनिंग, बेसिक मीनिंग बोला, दूसरा बोला कोस्टल एरिया, तीसरा राजधानी, कैपिटल। केरल की राजधानी है, याद रखना बेटा, तिरुवनंतपुरम। क्या बोला? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। लैंग्वेज, भाषा, याद रखना बेटा, लैंग्वेज में याद रखना है मलयालम। उधर मैं बोला तमिल, इधर बोला हूं मलयालम। केरल का शाब्दिक अर्थ लैंड ऑफ पाम ट्री। चूंकि ये मालाबार तट है, पूरा नारियल व ताड़ के पेड़ से भरा हुआ है, नारियल का और ताड़ का पेड़ है, इसलिए नारियल व ताड़ की भूमि, इसलिए लैंड ऑफ पाम ट्रीज। जबकि इसके समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, इसके कोस्टल एरिया को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। केरल के समुद्री तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। याद रखना, इसकी राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंत। भाषा कौन सी बोलते हैं लोग? मलयालम। याद रखना बेटा। नृत्य या डांस की बात करो, पर डांस में क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस बोल रहा हूं। भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। 8 में एक बताया था भरतनाट्यम, शास्त्रीय नृत्य। ओके, यहां याद रखना मोहिनी अट्टम, कथकली, कथकली, कथक नहीं बोलो, कथकली, मोहिनी अट्टम, कथकली। ओके, डांस में याद रखना मोहिनी अट्टम, कथकली। भाषा मलयालम, राजधानी आपका तिरुवनंतपुरम, कोस्टल एरिया को मालाबार तट, जबकि लैंड ऑफ पाम ट्री या नारियल और ताड़ की भूमि। ओके डियर, यहां फेस्टिवल की बात करेंगे। जो फेस्टिवल है याद रखना ओणम। क्या बोला? ओणम। तो केरल वाले लोग ओणम मनाते हैं। ओके, क्या मनाते हैं? ओणम। राजा बलि की याद में मनाया जाने वाला पर्व, राजा बलि की याद में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? ओणम। ओणम फसल की कटाई पर मनाया जाता है बेटा। जब फसलों की कटाई होती है तब साउथ इंडियन वाले लोग फसल की कटाई करने पर जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, इस रूप में ओणम फेस्टिवल को मनाया जाता है।
पहला पॉइंट बोलो, ओणम फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हार्वेस्ट, जब हार्वेस्ट प्रोसेस चलता है, फसलों की कटाई होती है अगस्त से सितंबर महीने के बीच में, इन बिटवीन अगस्त टू सितंबर, अगस्त सितंबर महीने के बीच में जब फसलों की कटाई होती है, तो इस खुशी में ओणम पर्व मनाते हैं। परंतु इसका पौराणिक कथा, इसकी पौराणिक मान्यता भी है। जब हम लोग पढ़ेंगे कि असुर राज हुए बलि, राजा बलि, है ना, पताल लोक के स्वामी है राजा बलि, परंतु भगवान विष्णु के परम भक्त हुए, दान करते थे, पुण्य करते थे, इसलिए इनको राजा, असुर जन्म होने के बाद भी राजा, पूर्व जन्म में असुर थे, बाद में नया जन्म हुआ तो क्या बन गया? राजा, राजा बलि, पताल लोक के स्वामी। जैसे इंद्र है वैसे कौन है? बलि। तो भगवान विष्णु का पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि भगवान विष्णु का चौथा पांचवा अवतार है वामन अवतार। बौना बनकर पैदा होते हैं, छाता लेकर, देखे होंगे रामायण, सॉरी आपका भागवत पुराण वगैरह देखे होंगे, बावन अवतार बोलते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, देखे हो? कहां देखेंगे, अनुपमा से फुर्सत नहीं मिल रहा है। कौन सा मूवी लगा है अभी नया? इसमें ज्यादा ध्यान दे रही है तो। कौन सा मूवी लगा है? चल मैं पता है, तू डर में नहीं बोली। नहीं, ओणम को याद रखना है बेटा, राजा बलि की याद में मनाया जाने वाला पर्व। राजा बलि जो थे, है ना, इसको समस्त पताल लोगों का स्वामी कहा जाता है। तो भगवान विष्णु वामन अवतार लिए, तो बलि को दान देने की आदत थी। दान का विशेष महत्व है, जीवन में कुछ ना कुछ डोनेट करना बेटा, बता रहा हूं। आप अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो कम से कम 2 रुपए 3 रुपए डोनेट करो, कम से कम दे देना बेटा, आंख बंद करके दे देना, देखना वो 4 गुना रिजल्ट देगा तुमको। मैं बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है? नहीं नहीं क्यों दूंगा, ऐसा नहीं होता कह लो, हाँ देना है। तो बलि के जब साम्राज्य को इतना फैला चुका था बलि कि भगवान वामन रूप में, बौना रूप में, है ना, बलि के दरबार में पहुंचे, तो बलि को मांगे दान। अब भिखारी बनकर, भिक्षु बनकर गए हैं, बौना बन के, तो बलि भी सोचा कि क्या मांगेगा, मांग के भी, तो बोला जो मांगना है मांग, तो मेरे को जमीन चाहिए, बोल, समझ में आ रहा है? तो अब जमीन है तो एक तो 1.5 फुट, क्या इधर वाले देख रहे हैं ना मेरे को, इधर देखना ही नहीं है, 1.5 फुट क्या मतलब, समझ गए? छोटा। अब वो क्या ही मांगेगा, तो बोले कि मैं 3 गज फैलाऊंगा, 3 पैर फैलाऊंगा, जितना जमीन होगा वो मेरा है। तो ठीक है बोला बलि, है ना, तथास्तु। तो वामन भगवान फिर अपने विशाल रूप को प्रकट करते हैं, विष्णु अवतार में आते हैं और पहले एक पैर बनाते हैं, संपूर्ण संसार को नाप देते हैं एक ही पैर में। अब कहा जाता है बलि अब क्या दूं दान में, समझ में आ रहा है बात? दूसरा पैर को फैलाते हैं, पूरा ब्रह्मांड को नाप देते हैं, और तीसरा फैलाने वाले रहते हैं, तो बलि बोलता है प्रभु माफ करो, गलती हो गया, मैं अनभिज्ञ था आपके, है ना, पराक्रम से। तो इसलिए बेटा आपको भी जीवन में याद रखना है, कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना। घमंड को तोड़ने के उद्देश्य से ऐसा काम भगवान के द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखना, राजा बलि की कहानी थी, पर हमको काम क्या है, राजा बलि की याद में मनाया जाने वाला फेस्टिवल कौन सा है? ओणम। हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसलों की कटाई पर यह मनाया जाता है बेटा। केरल का शाब्दिक अर्थ क्या है? लैंड ऑफ पाम ट्री, नारियल व ताड़ की भूमि। यहाँ कोस्टल एरिया को क्या कहते हैं? मालवा। इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम। नृत्य में क्या है? मोहिनीअट्टम, कथकली। 2 तो शास्त्रीय, मोहिनीअट्टम, कथकली। कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? याद रहेगा? यहाँ माउंटेन दिखेगा बेटा, अन्नामलाई। क्या बोला? अन्नामलाई। अन्नामलाई। दूसरा मिलेगा बेटा, याद रखना, इलायची की पहाड़ी। क्या बोल रहा हूं? इलायची की पहाड़ी, अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई पर्वत और अन्नापलाई पर्वत में याद रखना इलायची की पहाड़ी हिल्स है ना। और याद रखना बेटा पानली हिल्स,
पालनी हिल्स, क्या बोल रहा हूं, आगे सब याद हो जाएगा, घबराओ मत। कार्डिमम हिल्स, पालनी हिल्स, अन्नामलई पर्वत श्रेणी, ठीक है, क्लियर। चलिए लिख लीजिए तो पहले आप लोग। अच्छा आप घर में लिख लेंगे क्या, ये पूरा दिया हुआ है, लैंड ऑफ पाम ट्री, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, मलयालम, ओणम, कथकली, मोहिनीअट्टम सब दिया हुआ है, ओके, पक्का, ठीक। अब याद रखना है बेटा, हमको केरल को पढ़ना है। केरल एक छोटा सा राज्य है, तुरंत खत्म हो जाएगा। देखो प्राचीन समय में इसको त्रावणकोर कोच्चि के नाम से जाना जाता था केरल को, और यहाँ एक रियासत क्षेत्र था। संगम कालीन इसको चेर राज्य भी कहते हैं, ठीक है, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आगे अपन हिस्ट्री में देखेंगे। अपन पहला जो बेस बनाएंगे बेटा, याद रखना मालावर तट को बनाएंगे। मालावर तट पर स्थित शहर में याद रखना पहला नंबर में पकड़ना कासरगोड। कासरगोड, क्या बोला, कासरगोड, ये कासरगोड है ना, मालावर तट में पहला स्पॉट कासरगोड, कासरगोड याद रहेगा, ये कासरगोड, माहे, 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 क्लियर, ये माहे, ये पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, माहे, पांडिचेरी, कासरगोड, कासरगोड, माहे, कोझिकोड, कोझिकोड, याद हो गया, पक्का, माहे, कासरगोड, पांडिचेरी, कोझिकोड, ओके। मालावर तट, मालावर कोस्टल एरिया पर स्थित शहर, मालावर तट पर स्थित शहर कासरगोड। याद रखना यहां पास नारियल अनुसंधान केंद्र है, चूंकि मनमाने नारियल का पेड़ भरा हुआ है, तो नारियल का पेड़ भरा है, इसलिए नारियल पर रिसर्च करने के लिए सेंट्रल कोकोनट रिसर्च सेंटर कासरगोड, कहां है, कासरगोड में सेंट्रल कोकोनट रिसर्च सेंटर है। राष्ट्रीय स्तर का, केंद्रीय स्तर का नारियल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहां है, तो कासरगोड। हम लोग पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तो भारतीय इतिहास में याद रखना ये यूरोप है, क्या है, यूरोप, जबकि इसके ऊपर में रसिया और एशिया, यूरेशिया बोलते हैं ना, ठीक, ये एशिया है, एशिया का ये इंडिया है। चलिए दिखाई देता हूं, दिखाई दे रहा है क्या आपको, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये आपका अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। यूरोप में एक शहर है स्पेन, क्या है, स्पेन, सॉरी कंट्री है स्पेन, स्पेन से लगा हुआ एक छोटा सा कंट्री है पुर्तगाल, क्या है, पुर्तगाल। तो ये यूरोप के लोगों का ना, याद रखना, व्यापार एशिया के कुछ देशों के साथ चलता था। आई कम वंस अगेन, एकदम अच्छे से समझना हर एक पॉइंट को। मैं बोला आपको 14वीं 15वीं शताब्दी, 14 to 15 सेंचुरी की बात कर रहा हूं, 14वीं से 15वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। 14वीं शताब्दी बात बोलो मतलब 1300 से 1400, 15वीं बोला मतलब 1500 से 1600। तो 14वीं 15वीं, इन बिटवीन 14 to 15 सेंचुरी, 14वीं से 15वीं शताब्दी, यूरोप के लोग एशिया से कांटेक्ट करते थे और इन दोनों के बीच में ट्रेड एक्टिविटी होती थी, याद रखना, व्यापारिक गतिविधियां चलती थी और मसालों का व्यापार होता था।
एशिया वाले लोग यहां से अपना मसाला को लेकर, चूंकि भारत है दक्षिण भारत, और अभी मैं बता ही रहा हूं आपको, ये नीचे वाले हिस्से में इलायची की पहाड़ी है। इलायची मतलब मसाला, खड़ा मसाला के लिए फेमस है हमारा दक्षिण भारत, वो भी केरल। मसालों का राज्य कहते हैं केरल को, याद रखना बेटा। स्टेट ऑफ स्पाइसेस कहते हैं किसको? केरल। मसालों का राज्य कहा जाता है, तो मसाला के लिए फेमस है केरल। तो एशिया वाले लोग अपना मसाला लेकर जाते थे और पुर्तगाल वाले लोग आते थे। और बीच में ना ये टर्की का जो बेल्ट दिखाई दे रहा है, ये कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया याद रखना बेटा, ये हॉट स्पॉट पॉइंट था। जैसे आप घर से जाते हैं संजय मार्केट, संजय मार्केट गए हैं ना कभी, सब्जी मार्केट, और सब्जी वाला अपने घर से आता है संजय मार्केट, तो बीच में संजय मार्केट में आप लोग क्या करते हैं, अपना पैसा देते हैं और सब्जी लेकर आते हैं। बाजार तुम्हारे घर नहीं आता, आप आ जाते हैं आप कई लोग, अलग बात, बाजार वही रहेगा। तुम घर से पैसा लेकर बाजार जाओगे और बाजार में जो भी चीज खरीदना वो अपने घर से, अपने खेत से, अपने फार्म हाउस से, वो अपने सामान को लेकर बाजार आए। तो ऐसे यूरोप क्योंकि ठंडा प्रदेश है और इनके लिए एग्रीकल्चर उतना आसान नहीं है, तो इन लोग अपने भोज्य पदार्थ के रूप में, अपने याद रखना बेटा, फूड मटेरियल के रूप में मांस मटन का यूज करते हैं। तो जो मांस खाएगा वो लंबे समय के लिए उसको सुरक्षित रखेगा। तो मांस को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखना है तो मसाले की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम अचार बनाते हैं तो आम को या फिर जो भी फलस का या फिर जिस भी प्रकार का आप क्या बोलते हैं अचार खाए होंगे, पिकल, तो उसको क्या करते हैं आप लोग, मसाला में पूरी तरह से उसको लपेट कर एक बर्नी में भर कर रख देते हैं और उसको 100 साल तक खाते हैं लोग। भाई मेरे दादी के जमाने का अचार आज भी रखा हुआ है बर्नी, तो उतने दिन से वो प्रिजर्व करके रखा है, खराब नहीं हो रहा। मैं बस ये बताना चाहता हूं। तो जो व्यक्ति मांस मटन का सेवन कर रहा है उसको मसाला चाहिए ही चाहिए। तो वो मसाला कहां से प्राप्त करेगा? हमारे भारत से। एशिया के लोग क्या करते थे, यहां से जाते थे कुस्तुनतुनिया और पुर्तगाल, स्पेन या जो यूरोप के जो कंट्रीज थी वो आते थे कहां, कुस्तुनतुनिया। और इस प्रकार से मसालों का व्यापार चलता था। कब? 14-15 सेंचुरी में। आई कम अगेन, कुस्तुनतुनिया इज द हॉट स्पॉट पॉइंट। कुस्तुनतुनिया एक हॉट स्पॉट पॉइंट था जहां पर पूरा ट्रेड एक्टिविटी चल रहा था, बिजनेस, व्यापारिक गतिविधियां संचालित होती थी। यूरोप के लोग कुस्तुनतुनिया आते थे और एशिया के लोग कुस्तुनतुनिया जाते थे। एशिया से मसालों का व्यापार यूरोप के साथ, यूरोप से मसालों का व्यापार क्या करता था, सॉरी, एशिया से मसालों का व्यापार यूरोप के साथ होता था। कौन सा क्षेत्र था? कुस्तुनतुनिया। तो इसी क्रम में याद रखना 14वीं-15वीं शताब्दी, 14-15 सेंचुरी में इसी कुस्तुनतुनिया के हॉट स्पॉट पॉइंट पर, जो हॉट स्पॉट पॉइंट बना था कुस्तुनतुनिया, इसमें टर्की का एकाधिकार हो जाएगा। टर्की याद रखना अपना मोनोपोली राइट्स यहां बना लेगा। एकाधिकार बोलने का मतलब है कि अब केवल कुस्तुनतुनिया पर पूरा नियंत्रण किसका है? टर्की का। और टर्की एक इस्लामिक कंट्री, Turkey was the Islamic country. At the time 14 to 15th century, the Turkey was the Islamic country and Turkey was to implement her religious to the European people. ये चाहता था कि सभी यूरोपीय लोग क्या करें, इस्लाम धर्म को स्वीकार करें। और यूरोप में क्रिश्चियन कम्युनिटी, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार है, ईसाई लोग ज्यादा है। तो आपको मैं बोलूंगा, आप हनुमान चालीसा पढ़ने वाले है ना, आप बोलूंगा कि आप इस्लाम धर्म को कबूल कर लीजिए और आप क्या कर लीजिए, अल्लाह का मतलब जो भी नमाज वगैरह पढ़िए, तो बोलेगा ई ना चल में भैया, बोले गर्दन कटा लेंगे पर हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद था, है, रहेगा, पर भारत जिंदाबाद है। गदर मुंह, सन्नी देओल। ऐसे ही तुम्हारा भाव पैदा होगा। अगर सच्चे हिंदू हो तो भाई अलग बात है, कई लोग अपना धर्म को माइग्रेट कर ले रहे हैं, अलग बात। सो 14वीं-15वीं शताब्दी में जब कुस्तुनतुनिया हॉट स्पॉट पॉइंट पर टर्की का नियंत्रण हुआ
तो टर्की ने कंडीशन रखा कि तुमको व्यापार करना है और इस भूमि के मार्ग से व्यापार करना है, इस मार्ग से व्यापार करना है, तो यूरोप को इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। यूरोपियन पीपल वो सेड, गर्दन कटा लेंगे पर इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। तुम हमारा रास्ता बंद किया। अब मान लीजिए तुम घड़ी चौक से यहां कोचिंग आ रहे और घड़ी चौक में एकाधिकार हो जाए, तो बोलेंगे कि अगर घड़ी चौक से तुमको कोचिंग जाना है तो तुमको अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। तो बोलोगे मैं कोचिंग जाना छोड़ दूंगा, पर अल्लाह अकबर नहीं बोल। तो तुम क्या करोगे? ऑप्शन खोजोगे। और इसी प्रकार से मसाले की खोज के लिए इन लोग इनको नहीं जानते थे, इन लोग इनको नहीं जानते थे, केवल यहां जानते थे। मसाले की खोज में पहली बार यूरोप के लोग अब जागेंगे और यूरोप के लोग मसाले की खोज करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करेंगे। इसी को बोलते हैं, याद रखना बेटा, स्टोरी ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस, मसाले की कहानी और समुद्री मार्ग की खोज। तो 14 to 15 सेंचुरी में मसाले की खोज के लिए यूरोप के लोगों के मन में समुद्री मार्ग की खोज की भावना पैदा हुई। और उस समय नए नए इन्वेंशन भी हो रहे, स्टीमर बन रहे हैं, जहाज बन रहे हैं, दिक् सूचक यंत्र बन रहे हैं, दिशा को देखने के लिए जो कंपास बनता है वो तैयार किए जा रहे हैं, डायरेक्शन, ताकि हम समुद्र में निकले तो रास्ता न भटके। और इसी प्रकार से समुद्री मार्ग की खोज के करते करते एक पर्सनालिटी आएगा, बार्थोलोम्यू डियास। वो सब हिस्ट्री में मैं बताऊंगा, जिसने कैप ऑफ गुड होप की खोज। कैप मतलब बताया था 3 ओर से जल से घिरा छोटा क्षेत्र, और कैप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिम की किरण की खोज कर ली। तो इन लोग जहां से निकलते थे आते थे, रास्ता भटक जाते थे, फिर जहां से निकलते थे आते थे, रास्ता भटक जाते थे। ऐसी लंबी प्रक्रिया चली तो एक समय आया बार्थोलोम्यू डियास, जो यहां तक पहुंच गया, मतलब दक्षिण अफ्रीका के साउदर्न पॉइंट पर पहुंच गया। साउथ अफ्रीका के साउदर्न पॉइंट पर पहुंच गया बार्थोलोम्यू डियास। क्या बोल रहा हूं? बार्थोलोम्यू, जिसने कैप ऑफ गुड होप की खोज करी। अब यूरोप के लोगों को लगा कि अब हम आसानी से कहां पहुंच सकते हैं? एशिया। और इसी क्रम में याद रखना 1498 में, 18 मई 1498 में पहली बार पुर्तगाल से एक नाविक भारत आएगा जिसका नाम है वास्को डी गामा। So I want to explain the Vasco da Gama. So that is why this is a procedure. This I want to explain these things. Okay? इतना जो एक्सप्लेन करने का जो पर्पस था वो सिर्फ था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा क्यों भारत आया? क्योंकि ये मसाला की खोज कर रहे। यूरोप के लोगों का व्यापार एशिया के साथ होता था कुस्तुनतुनिया से। कुस्तुनतुनिया में टर्की का एकाधिकार हो गया। एकाधिकार मतलब सिंगल राइट्स। तो बोला कुस्तुनतुनिया मतलब जो व्यापारिक मार्ग है, जो भूमि का मार्ग है, उस पर अगर आपको व्यापार करना है तो आपको हमारी चीजों को कबूल करना पड़ेगा। सो यूरोप के कंट्री के लिए बोला कि तेरा चीज को तू रखेना, हम लोग दूसरा रास्ता खोज लेंगे और हम लोग बैकुंठपुर से कोचिंग आ जाएंगे। तो इस रास्ते से तुम कोचिंग आओगे, पीछे के रास्ते। तो ऐसे ही समुद्री मार्ग की खोज शुरू हुई और कैप ऑफ गुड होप जो था, होप मतलब आशा या उम्मीद की किरण, बार्थोलोम्यू डियास ने जब स्पेन की खोज की तब पुर्तगाली और स्पेन के लोगों अर्थात यूरोप के लोगों को लगा कि अब आसानी से हम लोग भारत जा सकते हैं। और इसी क्रम में याद रखना बेटा 16 मई से 16 मई है ना 18 मई 1498 में वास्को डी गामा कैप ऑफ गुड होप के रास्ते में याद रखना कहां पहुंचा? तो केरल, और केरल में भी कहां पहुंचा? तो कोझिकोड, जिसका प्राचीन नाम था कालीकट। कहां पहुंचा? कालीकट। तो कालीकट एक प्राचीन बंदरगाह था। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन कालीकट, सो दैट इज वाई दिस लॉन्ग प्रोसीजर वॉज हैपन। कालीकट, जिसको वर्तमान में कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, कालीकट एक प्राचीन बंदरगाह था। याद है, इट वॉज द एंशियंट पोर्ट, प्राचीन बंदरगाह था
कालीकट बंदरगाह पर 18 मई 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक पहली बार कोई यूरोपीय भारत आया था। कौन? वास्को डी गामा। ओके, वास्को डी गामा कौन से बंदरगाह में उतरा था? कालीकट का उस समय राजा जो था क्षेत्रीय शासक था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चला रहा था। कौन? तो याद रख, जमोरी। क्या नाम था? जमोरी। जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत करके उसको भर भर कर क्या दिया? मसाला दिया, जिसको वास्को डी गामा याद रखना वापस पुर्तगाल लेकर गया और 60 गुना लाभ पर अपने मसालों को बेचा था। अब इसी क्रम में यूरोप के लोगों का भारत आना शुरू हुआ। यूरोपीय कंपनियों का भारत आना शुरू हुआ। तो आगे हिस्ट्री में डिटेल से दिखेंगे अपन। अभी ज्योग्राफी है तो केवल पॉइंट को समझना है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अराइवल्स ऑफ यूरोपियन कंपनी, तो सबसे पहले कौन आया भैया? पुर्तगाली आए। इन्हीं के बाद पुर्तगाल को देखेंगे कि छोटा सा दुकान चलाने वाला आदमी इतना बड़ा स्विफ्ट डिजायर कार खरीद लिया। हाउ इट्स पॉसिबल? तो ये देख रहा है, क्या कर रहा है? मसाला बेच रहा है। तो मसाला कहां से ला रहा है? तो एशिया से, अर्थात इंडिया से ला। तो हम भी जाएंगे तो दूसरा पड़ोसी आएगा। कौन आएगा? डच। और डच के बाद कौन आएंगे? अंग्रेज के बाद कौन आएंगे? डेनिश। और डेनिश के बाद लास्ट में कौन आएंगे? क्लियर? तो ये एक एक करके भारत आएंगे और अंतिम में आने वाला जो कंपनी है वो कौन है? फ्रांसीसी। जब फ्रांसीसी भारत आएंगे तो फ्रांसीसी भारत में, ठीक है, जगह जगह अपना बस्ती बसाएंगे। तो फ्रांसीसियों की एक बस्ती थी माहे, जो केरल में है। फ्रांसीसी बस्ती थी ना, जहां फ्रांसीसी लोग रहते थे। फ्रांसीसियों का जो गढ़ था, जैसे आज हमारे रायगढ़ में आउटसाइडर छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग भी आकर रह रहे हैं। जैसे हमारा किरोड़ी मल सबसे अच्छा एग्जांपल। किरोड़ी मल में पूरा आपका बिहार और झारखंड के लोग वहां बसे हुए हैं, है ना? ठीक, तो वैसे ही बाहर से आने वाले लोग अपनी बस्ती बसाएंगे। तो वैसे ही याद रखना, फ्रांसीसी जो आएंगे वो कहां आएंगे? माहे। तमिलनाडु में आएंगे तो कराईकल। और याद रखना, आंध्र प्रदेश में यनम। क्या बोल रहा हूं? आंध्र प्रदेश में यनम में फ्रांसीसी बस्ती दिखेगी। कराईकल मतलब तमिलनाडु में फ्रांसीसी बस्ती दिखेगी। और माहे मतलब केरला में फ्रांसीसी बस्ती हमको दिखेगी। और इसी को मैं बोला पांडिचेरी का क्षेत्र। ये चारों क्षेत्र को मिलाकर भारत सरकार ने, याद रखना, इनके कल्चर, इनके रिचुअल्स, इनकी संस्कृति, किसी भी चीज को, सोशल एक्टिविटी, सामाजिक सोशल एक्टिविटी, है ना, रिलीजियस एक्टिविटी, और इनके याद रखना बेटा, है ना, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इन क्षेत्रों पर कोई छेड़खानी नहीं की और इन्हीं क्षेत्रों को मिलाकर, याद रखना बेटा, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया इसको। जहां डिफरेंट कल्चर दिखता है उसको यूनियन टेरिटरी, याद रखना, पुदुचेरी कहा गया। क्या कहा गया? पुदुचेरी। क्लियर है? तो माहे है केरल में, पर ये किसके क्षेत्राधिकार में शामिल है? तो पांडिचेरी, पुदुचेरी के क्षेत्राधिकार। भारत सरकार ऐसे क्षेत्र को बिल्कुल नहीं छूती है जहां डिफरेंट कल्चर दिखाई देता। जैसे अंडमान निकोबार, बार बार बताता हूं, अंडमान निकोबार में पूरा आदिवासी कल्चर है, ट्राइब्स है। तो भारत सरकार, चूंकि भारत के अंतर्गत में आता है, तो भारत सरकार उसको राज्य का दर्जा नहीं दी। क्या दी? यूनियन टेरिटरी। जैसे दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, यहां याद रखना पोर्तुगीज कल्चर दिखता है, पुर्तगाली कल्चर दिखता है, इसीलिए उसको भारत सरकार ने यूनियन टेरिटरी। जैसे याद रखना पांडिचेरी, अर्थात माहे, कराईकल, यनम और पुदुचेरी, इस क्षेत्र को याद रखना भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। क्लियर? कासरगोड नारियल अनुसंधान केंद्र, नारियल रिसर्च सेंटर,
नारियल रिसर्च सेंटर कहाँ है? कासर। क्लियर? माहे ये पांडिचेरी के क्षेत्राधिकार में शामिल है। यहाँ फ्रांसीसी कल्चर देखने को मिलता है। कोझिकोड, कोझिकोड, कोझिकोड इसका प्राचीन नाम क्या था? कालीकट था। यहां याद रखना 18 मई 1498 में 18 मई 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया था। यहाँ का क्षेत्रीय शासक कौन था? जमोरिन ने याद रखना वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा मसाला भर भर कर यहां से लेकर गया और 60 गुना लाभ पर क्या किया बेटा? पुर्तगाल। और इसी क्रम में फिर पुर्तगाली आएंगे, जो पुर्तगाली आएंगे उसलिए माहे में लोग क्या करेंगे? फ्रांसीसी बस्ती बसे। हो गया बेटा? पक्का याद रहेगा? तो ये क्या है? कासरगोड, कासरगोड, माहे, कोझिकोड। हो गया क्या? ये कोच्चि है बेटा। क्या है? लिख दे रहा हूं भैया, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम चढ़ जाओगे, बोलोगे सर मैं केस करूंगा आपके। आप शॉर्ट में लिखते हो ये सोचकर कि हम लोगों को याद मत हो, जबकि मैं ये सोचकर लिखता हूं कि याद हो। तुम्हारा कोई भरोसा थोड़ी है। कासरगोड, माहे, कोझिकोड, कोच्चि, कोच्चि, कालड़ी, कालड़ी, कोच्चि, कालड़ी, अलवाय, 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 अलेप्पी, एलेप्पी, ओके, कोट्टायम, कोट्टायम, कोल्लम, कोल्लम, कोट्टायम, कोल्लम। याद रहेगा? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, थुम्बा, 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 ओके, थुम्बा है। याद रहेगा? पहले इतना तो याद रखो, थुम्बा। विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हुए विक्रम साराभाई। इन्हीं के नाम पर विक्रम साराभाई VSSR, विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर। विक्रम साराभाई के नाम पर याद रखना बेटा, स्पेस पर रिसर्च करने के लिए स्पेस रिसर्च सेंटर कहां पर खोला गया है? क्लियर? पक्का? केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। पद्मनाभ स्वामी का मंदिर, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहां है? कोट्टायम। इसी को कोट्टापुरम क्या बोलते हैं? कोट्टापुरम से ये पूरा झील है ना, मनमाने झील है, बेम्बानार झील, पेरियार झील, अष्टमुदी झील, ऐसे बहुत सारे झील है। झील मैं केरल गया हूं घूमने के लिए, तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आई कम वंस अगेन डियर। कोट्टायम से कोल्लम, ये पूरा झील है। क्या है? पेरियार नदी है। यहाँ कौन सी नदी है? पूरा झील भरा हुआ। झील मतलब जब नदी का पानी एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाए। क्लियर है? भाई झील क्या है? आप यहाँ इस कमरे में पानी भर दोगे तो मैं क्या बोलूंगा? झील, आर्टिफिशियल झील। पानी बह नहीं रहा है, स्थिर, स्टैटिक मोड पर। तो कोट्टायम से कोल्लम ये 12 महीना ना 12 मासी पूरा जल से भरा रहता है, मनमाने जल से। ओके? तो भारत सरकार ऐसे सेगमेंट पर क्या करती है? नेशनल वाटरवेज क्रिएट करती है। NW3 नेशनल वाटरवेज क्रमांक 3 कहां से कहां तक? कोट्टायम से कोल्लम। कोट्टापुरम से कहां तक? कोल्लम। नेशनल वाटरवेज 3 NW3 राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 3। राष्ट्रीय जलमार्ग भारत में 6 जलमार्ग है। 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? 6 जलमार्ग है, जिसमें कोल्लम से लेकर कोट्टायम तक, कोट्टापुरम तक, कोट्टापुरम से कोल्लम तक। याद रखना, जो राष्ट्रीय जलमार्ग क्रिएट किया गया है, निर्मित किया गया, उसको नेशनल वाटरवेज 3 कहा जाता है। ओके? NW3 क्या बोल रहा हूं बेटा? NW3 किसको किसको जोड़ता है? 205 किलोमीटर है इसके। ओके? यही बेम्बानार झील है। नारा क्या होता है? लंबा। नारा लंबा नहीं होता।
तुम लोग तो कभी ड्रेस पहने नहीं हो, हम लोग तो पैजामा कुर्ता पहनकर नाड़ा बांधते थे। वो देखिए वो शक्ति कपूर का एक मूवी था राजा क्या बाबू, उसमें वो नाड़ा को झुलाते रहता है। नाड़ा का मतलब बताना चाह रहा हूँ बेटा, कुछ नहीं तो पिन से ऐसे घुसाते हैं ना, कभी कभी निकल जाता है तो नहीं समझे नाड़ा। तो कई लोग तो ब्रश में घुसाते हैं, देखो ये बाबा बोला ब्रश का नया यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रश, ठीक, उसको डाई भी करते हैं फिर ब्रश से। नाड़ा नहीं जानते? नाड़ा नाड़ा कैसे होता है? लंबा नाड़ा जानती है ना? अबे नाड़ा नाड़ा हाँ लंबा होता है। तो भारत का सबसे लंबा झील कौन सा है? वेम्बनाड झील, याद रहेगा। भारत का सबसे लंबा झील कौन सा है? वेम्बनाड। इसी वेम्बनाड झील पर ना याद रखना बोटिंग रेस होता है। तो हम लोग चले गए बागी मूवी में। अब जैसे श्रद्धा कपूर आई है, श्रद्धा कपूर आई, उधर विलन का एंट्री हो रहा है। विलन देख लिया किसको? श्रद्धा कपूर को। तो दिल का घंटी धाक धाक और उसका हाथ का स्पीड भाग भाग, समझ में आया? तो वो कौन है? विलन। तो जो रेस चल रहा है ना उसी को बोलते हैं बेटा नेहरू नौकायान प्रतियोगिता। क्या बोलते हैं? या तो नेहरू बोलेगा या तो राजीव गांधी बोलेगा, ठीक। पूरे नेहरू नौकायान प्रतियोगिता, जो नौकायान मतलब समझ गए, नाव रेस, बोटिंग रेस जो चलता है वो कौन सी झील पर चलता है? वेम्बनाड, याद रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं? नेहरू नौकायान प्रतियोगिता। नेहरू नौकायान प्रतियोगिता, बोटिंग रेस। नेहरू बोले या राजीव गांधी बोले, ओके। कौन सी झील पर होता है? वेम्बनाड। भारत का सबसे लंबा झील कौन सा है? वेम्बनाड। यहाँ पर बहुत सारे झील है, वेम्बनाड झील, अष्टमुद्री झील, पेरियार झील, बहुत सारे झील है। आगे पढ़ाऊंगा झील वाले टॉपिक में। कोल्लम से कोटा, क्योंकि झील है 12 महीना जल से भरा रहेगा, तो जिस नदी में 12 महीना जल से भरा हुआ पानी है उसी पर जहाज चलेगा। आप महानदी में जहाज नहीं चला सकते, वो आपका छोटा वाला नाव नहीं बोल रहा हूं, स्टीमर जहां से यातायात ट्रांसपोर्ट के लिए लोग यूज करें। यहाँ हाउस बोट चलता है। क्या चलता है? पूरा घर बना रहेगा जहाज के अंदर, घूमते रहो 5-5 दिन तक। तो हाउस बोट में गए थे हम लोग, पूरा 3 दिन 4 दिन ट्रेवल किया। वहां पर बाथरूम भी है, वहां किचन भी है, वहां पर तुम्हारा बेडरूम भी है, वहां पर लिविंग रूम भी है, सब है नाव के अंदर। इसी को बोलते हैं हाउस बोटिंग। पूरा जंगल घुमाएगा, नदी के झील के बीच में पूरा जंगल है ना। तो वो एक प्रकार से टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है। तो तुम्बा में विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर, पहले मेरा आवाज सोनू निगम जैसा, अब अनु मलिक जैसा है, क्यों? तुम्हारे कारण। विक्रम स्पेस अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई। इसी की बहन थी मृणाली साराभाई, मृणाली साराभाई, जो कि भरतनाट्यम करती थी, बताया था ना। तो पिछले क्लास में भरतनाट्यम बताया। विक्रम साराभाई की बहन है वो, विक्रम साराभाई, मृणाली साराभाई। कौन सा नृत्य करती थी? भरत। और कौन सा नृत्य करेंगे? मोहिनीअट्टम। समझ में आया बात? विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ है? तुम्बा, केरल। तुम्बा के केरल में क्या है? 50 बार बोलोगे तो याद होगा, ठीक, इसलिए बार थारा सॉरी तुम्बा, विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर। ओके डियर, याद हो गया? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? केरल की राजधानी। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर कौन सा मंदिर? पद्मनाभ स्वामी, पद्मनाभ स्वामी। दक्षिण भारत में अत्यधिक है ना धन राजस्व इकट्ठा करने वाले मंदिरों में से एक है। यहाँ पर भयंकर भयंकर दरवाजा है जो नाग पास से स्थापित करके बांध दिया गया है। मंत्र पढ़ देंगे दरवाजा में और दरवाजा नहीं खुलेगा, खुलेगा तो नाग देवता रक्षा कर रहे हैं, 10 लिया जाएगा। समझ में आ रहा बात? इसीलिए उस मंदिर के जितने भी खजाने हैं उसको निकाल लिए गए, परंतु एक दरवाजा अभी तक खोला नहीं गया है। ऐसा बोलते हैं कि उस दरवाजा खोलेंगे तो भयंकर खजाने निकलेगा। ये सब मिस्टीरियस कहानी, एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, परंतु जानकारी। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर इतना भयंकर है इसका स्टोरी, ओके। ये सब मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। ऐसे जो मंदिर ऐसे स्टेट पैलर खड़ा रहेगा पिरामिड जैसा, वो द्रविड़ शैली। मैं मंदिर शैली पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा बेटा, है ना। अभी याद हो रहा है क्या? कैसे याद हुआ? हाँ पक्का। तिरुअनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम में क्या है बेटा? पद्मनाभ स्वामी, ठीक है। इसी तिरुअनंतपुरम से हम लोग ऐसा भागेंगे तमिलनाडु, तो यहाँ दर्रा मिलेगा, तब तो भागेंगे। पहाड़ों के बीच में रास्ता, देखो ध्यान से देख लो इसको ना, समझ लो बेटा, है ना। इधर देखो, इधर देखो, वेरी गुड।
देखिए ये सह्याद्री का निचला वाला हिस्सा है ना, जिसको क्या बोलते हैं, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। तो ये अन्नामलाई माउंटेन सीरीज है बेटा, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, अन्नामलाई माउंटेन सीरीज। अब बताया था हर पर्वत का एक ऊंचा चोटी होता है डियर, तो पर्वत का ऊंचा चोटी होता है, याद रखना बेटा, अनाईमुड़ी क्या होता है, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी ओके, 2695 मीटर, क्लियर। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी, कौन सा पर्वत श्रेणी में है, अन्नामलाई, ओके डियर। यहीं से नीलगिरी भी लगा हुआ है, याद आ रहा है ना, वेरी गुड। अब इसी पर्वत के बीच में जो प्राकृतिक रूप से रास्ता होता है जो दो स्थानों को जोड़ता है, तो केरल से तमिलनाडु, तमिलनाडु से केरल को जोड़ेगा, एक दर्रा बताया था सेनकोट्टा दर्रा, कौन सा दर्रा। तो देखो बेटा जब पर्वत होता है ना तो पर्वत कई श्रेणी में बटा होता है, क्लियर, याद रहेगा डियर, कई श्रेणी में बटा होता है। तो जो पर्वतों का जो छोटा छोटा हिस्सा होता है उसको हिल्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं अगस्त्यमलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई का ही हिस्सा है पर एक हिल्स है, हिल्स, हिल्स मतलब आपका पहाड़ी, पर्वत मतलब पूरा बड़ा एरिया, पर्वत का एक छोटा सेगमेंट क्या कहलाएगा, पहाड़ी, हिल्स। तो इसको क्या बोलेंगे, अगस्त्यमलाई, क्या बोलेंगे, अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई हिल्स, ओके डियर, अगस्त्यमलाई हिल्स, ओके ना। दूसरा याद रखना पालनी हिल्स, कौन सा हिल्स, पालनी हिल्स, पालनी हिल्स, ओके, पालनी हिल्स, ओके डियर। और तीसरा याद रखना इलायची की पहाड़ी, कार्डिमम हिल्स, कार्डिमम हिल्स, याद रहेगा डियर। तो अन्नामलाई की 3 श्रेणी बना दिया, अगस्त्यमलाई, पालनी, कार्डिमम, ओके। तो इसी पालनी हिल्स में दर्रा मिलेगा सेनकोट्टा, कौन सा दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट दर्रा या सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा पास, जो कि याद रखना तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम से किसको जोड़ेगा जी, तमिलनाडु का किसको, कोयम्बटूर, किसको जोड़ेगा, ओके, मदुरई लिख लेना ज्यादा अच्छा रहे, किसको जोड़ेगा, मदुरई। सेनकोट्टा दर्रा, कौन सा दर्रा, ऊपर में ये आपका नीलगिरी, नीलगिरी और ये अन्नामलाई दोनों, ये कौन सा दर्रा, पाल घाट, क्लियर, पाल घाट, कौन सा दर्रा बेटा, दर्रा वाले टॉपिक में फिर से पढ़ेंगे, पाल घाट दर्रा। तो कोच्चि को कोयम्बटूर से या कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है, दर्रा का नोट्स भेज दूंगा, घबराना नहीं ना, छोटे बच्चे पूरा डिजाइन समझ में आती, कौन सा दर्रा, सेनकोट्टा। दो तो दर्रा, दर्रा क्या होता है, पहाड़ के बीच में, पर्वतों के बीच में ये रास्ता जैसे बना है, एक स्थान को दूसरे स्थान जोड़ने के लिए, जो नेचुरल प्राकृतिक रूप से या आर्टिफिशियल तरीके से, या तो मानव निर्मित या ब्रह्मा के द्वारा निर्मित, क्लियर, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरीके से जो बीच का रास्ता होता है, गैप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पास या दर्रा। तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में 2 दर्रा याद रखना है, एक तो पालघाट दर्रा, दूसरा कौन सा दर्रा, पालघाट दर्रा कोच्चि से कोयम्बटूर या कोच्चि से चेन्नई को जोड़ता है, ओके। तिरुवनंतपुरम से मदुरई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये कौन सी पहाड़ी है, अगस्त्यमलाई, कौन सी पहाड़ी है, भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक, 1 in 18। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है बेटा, जहां पर याद रखना बेटा जीव जंतु को जो संरक्षित करेंगे, जीव जंतु के साथ वहां की वनस्पति, वनस्पति के साथ वहां की मिट्टी, वहां की मिट्टी के साथ वहां की पानी, वहां की पानी के साथ वहां की हवा, वहां की हवा के साथ जनजाति, जो स्थानीय आदिवासी होते, सबको संरक्षित किया जाता है ना। टू प्रोटेक्ट, याद रखना बेटा, एनिमल्स, टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, टू प्रोटेक्ट द सॉइल, टू प्रोटेक्ट द वाटर, टू प्रोटेक्ट द एयर, टू प्रोटेक्ट द ट्राइब्स, याद रखना। जहां पर स्थल मंडल, स्थल मंडल के साथ साथ जल मंडल,
जलमंडल के साथ साथ वायुमंडल तीनों को संरक्षित किया जाता है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग जैव विविधता का क्षेत्र, याद रखना बेटा, जैव विविधता का क्षेत्र या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं बेटा। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव विविधता का क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। भारत में इसकी संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18। 18 में पहला याद रखना 1986, आखिरी याद रखना 2011। 1986 में याद रखना बेटा नीलगिरी। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो, सारे बोलो। पहला है क्या? नीलगिरी। कौन सा है? 1986। आखिरी है पन्ना। पन्ना, ठीक। भारत के 18 में पहला कौन सा? नीलगिरी। 18वां कौन सा? पन्ना। कब बनाया गया? पहला कौन सा था? 1986। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? आज बताया केरल। केरल में कौन सा? अरे अगस्त मलाई ना, अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। 18 में 3 याद हो गया? पक्का? हाँ तो बोलो। 3 याद नहीं हुआ? 3 तो याद नहीं हुआ? भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व? देखो वो टॉपिक फिर से आएगा, बार बार पढ़ोगे, घबराना नहीं, सब याद हो जाएगा। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व? 18 में पहला कौन सा? कौन से राज्य में है? ठीक, नीलगिरी 1986। ठीक। भारत का अंतिम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? कब बनाया गया? कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया? ठीक। आप भी बताया कौन सा? केरल। कौन सी पहाड़ी? अगस्त। क्लियर? ठीक। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कचकरण, गुजरात। गबरू, गबरू मतलब बड़ा, तो आगे बताऊंगा कचकरण। ठीक है। छोटा डिब्रू, डिब्रू से बड़ा गबरू, छोटा डिब्रू, असम। सब याद कराएंगे बेटा, है ना? बाद में याद करेंगे। अभी खाली याद रखना है केरल को। केरल में बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? अगस्त मलाई। इसी अगस्त मलाई के जंगल में एक फॉरेस्ट डेंसिटी वाला एरिया है, भयंकर घना जंगल। उस एरिया में याद रखना बेटा, पूरा पेड़ ही पेड़ है, तो पूरा ऑक्सीजन, ठीक है, हट जाएगा। ऊपर जाएंगे तो वहां इतना जंगल, जीव जंतु नहीं है। ठीक है। जहां जीव जंतु नहीं है मतलब वहां ऑक्सीजन नहीं है, तब तो जीव जंतु नहीं है भाई। आपको यहां पर ऑक्सीजन मिल रहा है, आप सर्वाइव कर रहे हो, पर ऐसा एरिया जहां पर वायुमंडलीय दाब एकदम कम हो गया, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन कम है। वो आगे साइंस में आप पढ़ोगे। तो ऐसे क्षेत्र को जहां परिंदा पर नहीं मारेगा, वो पूरा एरिया साइलेंट होगा। क्या होगा? साइलेंट। इसीलिए याद रखना, साइलेंट वैली है अगस्त मलाई की पहाड़ी। एक हिस्सा बीच का हिस्सा, इसका एक हिस्सा गोल बना दे रहा हूं, देखो बेटा, साइलेंट वैली। शांत घाटी का क्षेत्र कहां है? तो केरल। शांत घाटी का क्षेत्र कौन सी पहाड़ी में है? तो अगस्त। यहीं पर नेशनल पार्क बना दी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। आगे नेशनल पार्क वाले में पढ़े। ओके। ये पालनी हिल से बताया हूं ना, कल बताया था कोडाई कनाल, याद आ रहा है? इसी पालनी हिल्स में रखा गया है। जैसे हम लोग ब्रह्मांड में अंतरिक्ष विज्ञान, तारों के बारे में, सूर्य के बारे में, चंद्रमा, ग्रहों की गणना जब करते हैं, ऐसे विज्ञान को खगोल विज्ञान बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट वगैरह पढ़े हो ना, तो उसको देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग करते हैं, है ना? तो भारत का सबसे बड़ा खगोलीय दूरबीन कहां है? कोडाईकनाल। भारत का सबसे बड़ा खगोलीय दूरबीन कहां है? कौन सी हिल में है? पालनी हिल्स में, पर है तमिलनाडु। ओके, याद रहेगा? पक्का? यहां पर इलायची से भरा है, इसीलिए कार्डियम की पहाड़। ओके, मसाले के लिए फेमस है कार्डियम, पालनी और अगस्त मलाई। याद हो गया क्या? अगस्त मलाई भारत का 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक। अगस्त मलाई में शांत घाटी का क्षेत्र, साइलेंट वैली। ओके, पालनी हिल्स,
कोडाई कनाल भारत का सबसे बड़ा खगोलीय दूरबीन है। ओके, तुम्बा विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च है। पद्मनाभ स्वामी का मंदिर कौन सा है? कोल्लम से कोट्टायम। कौन सा वाटरवेज, कौन सा झील है? बेम्बालार। बेम्बालार झील भारत का सबसे लंबा झील। ओके, कौन सा नौकायान प्रतियोगिता? नेहरू या राजीव गांधी। ओके, ये कोच्चि है बेटा। पुर्तगाली जब आएंगे तो जब अपना फैक्ट्री लगाएंगे, कोठी कोठी, यहां मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, केवल सामान को रख रहे हैं। स्टोर रूम, डाक यार्ड या फिर आपका बड़ा वेयर हाउस, ऐसे सेगमेंट को कोठी बोलते हैं। ठीक है, तो पुर्तगालियों की पहली कोठी कहां लगी थी? पर अरब सागर जो है ना, इसमें जितना व्यापारिक गतिविधि होगा ये सब इसी बंदरगाह से होगा। भारत के 13 बड़े बंदरगाह में से एक, भारत के 13 इंटरनेशनल पोर्ट में से एक कोच्चि। पहला पॉइंट, कोच्चि अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। ओके, चूंकि अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है, अरब सागर में जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां होंगी सब कोच्चि बंदरगाह से होगी। ओके ना डियर, इसीलिए अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, कोच्चि। ओके, भारत में जहाज बनाने की कुछ कंपनियां, 5 कंपनी आगे अपन पढ़ेंगे, उसमें से सबसे बड़ा कंपनी जहाज बनाने की कंपनी कोच्चि, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, इसको पूर्व का वेनिस कहते हैं। ठीक है, व्यापारिक गतिविधियों के कारण पूर्व का वेनिस, याद रखना, वेनिस शहर से तुलना करके पूर्व का वेनिस। जैसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कल बताया कोयम्बटूर। ओके, वैसे पूर्व का वेनिस क्या है? कोच्चि। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड, 13 बड़े बंदरगाह में से एक, भारत के 13 बड़े बंदरगाह में से एक कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड। आईएनएस विक्रांत का नाम सुने हो? आईएनएस विक्रांत यही बनाया गया। क्लियर? कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड, जहाज बनाने वाली कंपनी, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड, अरब सागर की रानी। चूंकि अरब सागर में जितना व्यापारिक गतिविधि, जितना बिजनेस एक्टिविटी सब इसी बंदरगाह से होता है, इसलिए इसको अरब सागर की रानी कहा। ओके, ये कालड़ी है बेटा, कालड़ी। हिंदू सनातन धर्म में जो भगवान हुए, जो गुरु हुए, है ना, वो है शंकराचार्य। सबसे बड़ा जो पद है वो शंकराचार्य का। आज जैसे 4 मठ है भारत, उन चारों मठ में जो बैठे हैं वो शंकराचार्य कहलाते हैं। अभी शंकराचार्य प्रयागराज में शंकराचार्य को निकाल दिए थे, तो युद्ध चल रहा था उनका, है ना, लड़ाई चल रहा था। शंकराचार्य का कॉन्सेप्ट सुना? पूरी के शंकराचार्य का वीडियो आते रहता है बार बार। देखो ध्यान से समझना बेटा, यहां से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। माय डियर प्यारे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। हिंदू सनातन धर्म में जो सबसे बड़ा धार्मिक पद होता है, जैसे महामंडलेश्वर वगैरह बनते हैं, है ना, आचार्य बनते हैं, उनके ऊपर महामंडल, तो धार्मिक पद जो होता है ना, वो शंकराचार्य का होता है। एक्चुअल में पहले एक पर्सनालिटी पैदा हुआ जिनका नाम ही था शंकराचार्य। ये शंकराचार्य क्या किए? हिंदू सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए जगह जगह जा जाकर मठ की स्थापना की है। भारत के चारों कोनों में जाकर मठ की स्थापना की है, जहां पर बड़े बड़े आचार्य, ऋषि मुनि, तपस्वी और जो भी, है ना, शंकराचार्य उन लोग रहते हैं, उनके अंदर उनके शिष्य रहते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हिंदू सनातन धर्म में जो धार्मिक पद है, सबसे बड़ा पद है शंकराचार्य, जिनका जन्म केरल के कालनी में हुआ था। शंकराचार्य जी का जन्म कहां हुआ था? ओके, केरल के कालनी में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, जिसने भारत के चारों कोनों में जा जाकर, जो पहले शंकराचार्य हुए उनके द्वारा भारत के चारों कोनों में जा जाकर मठ की स्थापना की गई। एक तो याद रखना, उत्तर में बद्रीनाथ, ओके, उत्तराखंड, उत्तराखंड, दक्षिण में याद रखना श्रृंगेरी, क्या बोला हूं? कर्नाटक, क्या बोला? याद रखना पुरी,
पूरी याद रखना, उड़ीसा। ओके, याद रखना, द्वारका गुजरात। भारत के 4 जगह में मठ है। ओके ओके। भारत के दक्षिण मठ को श्रृंगेरी मठ के नाम से जानते हैं। श्रृंगेरी क्षेत्र का नाम है और मठ का भी नाम क्या है? श्रृंगेरी मठ। ओके डियर, श्रृंगेरी मठ। जबकि पुरी के मठ को गोवर्धन मठ। कौन सा मठ? जगन्नाथपुरी जाओगे तो देखना बेटा, मठ बना है सबसे बड़ा मठ, गोवर्धन मठ। ओके। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के मठ को याद रखना, ज्योतिष मठ। क्या बोलते हैं? ज्योतिष मठ। और द्वारका के मठ को शारदा मठ। क्या बोलते हैं? इस 4 मठ की स्थापना करने का क्रेडिट किसको गया? इनका जन्म कहाँ हुआ? केरल के पवित्र भूमि कालड़ी में इनका जन्म हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्मभूमि। बोले याद हो रहा है क्या? आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म कहां हुआ? तो कालड़ी। ओके बेटा। अलवाय, एल्यूमिनियम बनाने वाली जो कंपनी है, जो एल्यूमिनियम का निर्माण करती है, एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी में कुछ महारत्न कंपनी है। जैसे कल चेन्नई में, मद्रास में माल्को, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी चेन्नई, अपडेट कर लेना, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, माल्को माल्को माल्को, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी या कॉरपोरेशन। यहां बोल रहा हूं इंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इंडाल्को। याद रहेगा? अलवाय में क्या है? इंडाल्को है। ओके, एल्यूमिनियम कंपनी है। ठीक है डियर, बच गया एलएफपी। क्या बच गया? साइंस पढ़ेंगे, साइंस में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तत्व तो क्या होता है, साइंस पढ़ाऊंगा अभी, है ना। इस सिलेबस जैसे आगे बढ़ेगा तो साइंस एक सब्जेक्ट है आएगा। आप लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे 10वीं तक पढ़े हैं उन लोग पढ़े होंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं है। तत्व तो जानते हो, तत्व तो सुने हो, एलिमेंट। भाई ये किसी से बना, कार्बन से बना होगा मान, ठीक है। वैसे एक तत्व होता है यूरेनियम, जिसको न्यूक्लियर एलिमेंट्स बोलते हैं, नाभिकीय तत्व कहा जाता है, जिसके लिए अभी अमेरिका और ईरान का लड़ाई हो रहा है। समझ में आ रहा है जी क्या बोलना चाह रहा हूं बाबू? इतना लंबा चौड़ा लेक्चर देने का सिर्फ एक ही मतलब है, यूरेनियम को भविष्य का ईंधन मान रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। आज तुम लोग पेट्रोल डीजल जला रहे हो, सब में कार्बन है, लकड़ी जला रहे हो कार्बन है, तब तुमको ईंधन मिल पा रहा है ना। अगर ईंधन, जैसे आपका ईंधन में जो सबसे पावरफुल ईंधन है वो यूरेनियम, यूरेनियम को नाभिकीय रिएक्टर में डाल देंगे ना, तो उसी के नाभिक से, यूरेनियम के नाभिक से नाभिकीय विखंडन, एक्सप्लोजन, नाभिकीय संलयन, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इन दोनों के माध्यम से बम बनाए जाते हैं। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम या विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसलिए तो कल 2 पावर प्लांट बताया था ना, कुडनकुलम, कलपक्कम, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब जगह में यूरेनियम का यूज होता है। अब भविष्य में यूरेनियम खत्म हो गया, तब क्या? इसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए ना। जैसे मान लो राहुल सर नहीं आए 10 दिन पढ़ाने, अब अकेला ही तो खींच रहा हूं मैं, और अकेला ही खींचूंगा बता रहा हूं, क्योंकि मैं दूसरे टीचर पर अब भरोसा नहीं करता। बहुत टीचर रखा हूं मैं, पर मेरे जैसा पढ़ा नहीं पाएगा। तुम ही बोलोगे कि नहीं सर मजा नहीं आ रहा है सर, ठीक है। पॉलिटी, हिस्ट्री सबके टीचर मैं रख चुका हूं, मैथ्स के भी टीचर रख चुका हूं, पर उतना परफॉर्मेंस नहीं आता है। मैथ्स के लिए सर को भेजूंगा बीच बीच में आपके, ठीक है। पर ध्यान से सुनिए जो बोलना चाह रहा हूं उसको। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का रिप्लेसमेंट, वैकल्पिक, है ना। तुम नहीं आओगे चल जाएगा, मैं नहीं आऊंगा नहीं चलेगा। वैसे यूरेनियम खत्म हो गया तो क्या? तो थोरियम की जरूरत पड़ेगी।
यूरेनियम का सब्स्टिट्यूट क्या है बेटा? और थोरियम हमारे भारत में पाया गया है एलेप्पी में। यहां एक विशेष प्रकार का बालू पाया जाता है जिसको मोनोजाइट बालू कहते हैं। रेत रेत के कण पाए जाते, मोनोजाइट बालू में थोरियम तत्व पाया गया है। क्लियर? तो थोरियम कहां से मिलता है? एलेप्पी। दिस इज ऑल अबाउट केरल। कोई भी दिक्कत है तो पूछिए। कासरगोड नारियल अनुसंधान केंद्र, चूंकि मालाबार तट पर स्थित शहर है केरल, और केरल के जितने भी बड़े बड़े सिटीज हैं ये सब कोस्टल एरिया में है। और देखना केरल में इस साल बाढ़ आएगा, गारंटी दे रहा हूं। ये एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन है। उड़ीसा डूबेगा, केरल डूबेगा, दो चीज देखना, यहां बाढ़ आएगा। हो सकता है तो आंध्र में भी आ सकता है। ठीक है, हम लोग सेफ है, छत्तीसगढ़ बीच में, कोई टेंशन नहीं है ना। कटक 3 ओर से महानदी से घिरा हुआ है। आगे पढ़ाऊंगा उड़ीसा तो बताऊंगा। मैं क्या बोला चाह रहा हूं, कोस्टल एरिया। तो इधर शहर, इधर बालू, बालू होगा ना भाई, समुद्र का तट मतलब रेत ही रेत। तो वहां पर इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में केवल लंबे लंबे झाड़ उगेंगे। तो नारियल का पेड़, ताड़ का पेड़, ताड़ जानते हो? ताड़, हाँ, ठीक है ना, इस टाइप का पेड़ उगेंगे। तो इस पर रिसर्च करना है। क्लियर? तो उसके लिए रिसर्च सेंटर कौन सा है? कासर। नारियल अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल कोकोनट रिसर्च सेंटर कहां है? तो आपका पुर्तगाल, यूरोपीय आए भारत तब पुर्तगाली आए। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। 18 मई 1498 पहला पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कोझिकोड, जिसका प्राचीन नाम कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था। यहाँ के शासक थे जमोरी। उसके क्रम में और लोग आए। लास्ट में कौन आए? फ्रांसिस, जिन्होंने अपना डिफरेंट डिफरेंट बस्ती बसाया। तो फ्रांसीसी एक बस्ती कौन सी थी? माहे, जो आज पांडिचेरी के क्षेत्राधिकार में शामिल है। क्लियर हुआ? कोच्चि अरब सागर की रानी, पूर्व का वेनिस, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड भारत के 13 बड़े बंदरगाह में से एक। कालड़ी आदि गुरु शंकराचार्य की जन्मभूमि। ओके, आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा 4 मठ, ऊपर में बद्रीनाथ ज्योतिष मठ, नीचे में श्रृंगेरी मठ, गुजरात में द्वारका शारदा मठ, पुरी गोवर्धन मठ। ओके, अलवाई इंडाल्को हेडक्वार्टर, इंडाल्को है कहा? अलवाई। अलेप्पी मोनोजाइट बालू पाया जाता है जिसमें कौन सा तत्व है? थोरियम। कोट्टायम से कोल्लम कौन सा वाटरवे? यहाँ कौन सा झील है? बेम्बानार, अष्टमुदी, बेम्बानार, पेरियार। इस पर कौन सा प्रतियोगिता होता है? नेहरू नौका, राजीव गांधी नौकायान प्रतियोगिता। ओके, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम पद्मनाभ स्वामी का विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर। ठीक, कार्डिमम की पहाड़ी मसालों के लिए प्रसिद्ध, इलायची के लिए प्रसिद्ध। आना याद रखना बेटा, पालनी हिल्स में कोडाई कनाल भारत का सबसे बड़ा खगोलीय दूरबीन। अगस्त मलाई भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक, याद रहेगा। सांत घाटी का क्षेत्र है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क है। आगे पढ़ेंगे, टॉपिक में आएगा। ठीक, यही पस याद रखना, एक तो राज्य, एक तो शहर एर्नाकुलम, पूर्ण शिक्षित जिला मानते हैं। पूरे भारत का 100% शिक्षित जिला कौन सा है? एक केरल वाले सब पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी। समझ में आ रहा है? क्रिश्चियन, विजय थलापति खुद क्रिश्चियन है, ईसाई है। सी जोसेफ ऐसी कुछ नाम है उसका। समझ में आ रहा है? तो क्रिश्चियन कम्युनिटी होने के कारण इनका एजुकेशन बेस्ट रहेगा। क्लियर? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी अनाईमुल, याद हो गया ना? ये केरल है बेटा। देखो इस पूरा चीज को लिखा हुआ है ना, ये पूरा चीज लिखा हुआ नोट्स है। और नोट्स तो दूंगा, देखो ज्यादा नोट्स पढ़ने के लिए है। सिर्फ एक एक बार रीड करे रहोगे ना तो आपको चीजें याद रहेंगी। एक बार पढ़े रहोगे ना तो हाँ टच में रहेगा कि ऐसा है। ये पूरा लिखा हुआ है।
देखो यहाँ पर लिखा है केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र, है ना, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको सेंट्रल कोकोनट रिसर्च सेंटर है। माहेक पुडुचेरी के क्षेत्राधिकार में शामिल है। कोझिकोड, इसको कालीकट कहा जाता था। 18 मई को वास्को डी गामा यहाँ उतरा था, है ना। त्रिशूर, इसको अपडेट, ये हीरा कटिंग वटिंग हमसे नहीं पूछेगा, है ना। हीरा पॉलिशिंग और कटिंग, पन्ना में हीरा मिलेगा और त्रिशूर में कटेगा, है ना। तो ये सब कभी एग्जाम में पूछता नहीं। कोच्चि, अरब सागर की रानी, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड, है ना। पूर्व का वेनिस बंदरगाह है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, नौसेना का मुख्यालय, दक्षिण मुख्यालय, आदि गुरु शंकराचार्य की जन्म, पूरा लिखा हुआ है। एर्नाकुलम शिक्षित जिला बताया था ना, ठीक है। राजीव गांधी नौकायान प्रतियोगिता कोट्टायम से कोल्लम, नेशनल वाटरवेज 3 बता दिया हूं डियर, सब लिखा हुआ है, घबराना नहीं, है ना, ठीक है। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक है, क्योंकि मैं 1 घंटा भी और पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जैसे आप लोग मुंह धोना चाहते हैं, च्युइंगम वगैरह, चॉकलेट वगैरह, अब फेंकना मत, छिलका यहाँ पर से यार, मेरे को बड़ा दुख लगता है। आपका शिक्षा का क्षेत्र, मैं इसको बहुत साफ सफाई करके रखना चाहता हूँ, मंदिर जैसा बनाना चाहता हूँ, पर यहाँ गंदगी मत करना, है ना, ठीक है। तुम लोग खाओ ना भाई, मना थोड़ी कर रहा हूँ, बाहर में बस फेंको, छिलका, या तो डस्टबिन रखवा दूंगा एक, तो उसमें फेंक देना, है ना। जाओ जाओ घूम के, अगर किसी को जाना है। आप लोगों को ना एक ग्रुप बनाऊंगा अभी, फिर लिंक भेजूंगा ज्योग्राफी का, उसमें ज्वाइन हो जाना। उसमें ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज नोट्स और टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे।